scholars, be ready to meet the challenges in your English syllabus. Iragni here to explain and clear the doubts regarding each chapter from your NCERT book, Hornbill. Okay, let's start with lesson 1, The Portrait of a Lady by Khushwant Singh. Before starting the chapter, I would like to introduce you with the writer, uh, Mr. Khushwant Singh. ये सिर्फ राइटर ही नहीं थे, he was the man of a great personality having the versatile characters. He was an Indian author, a lawyer, a diplomat, a novelist and a journalist. और हाँ, वो एक politician भी थे. आपको पता है बच्चों, his most popular and well known novel is Train to Pakistan. In 1956 it was published, and it was written when after the partition in 1947. पार्टीशन से इन्फ्लुएंस्ड होके उन्होंने ये बुक लिखी थी. और ये जो आपका चैप्टर है, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर बुक हॉर्नबिल, this is also an autobiographical element of his own life, in which he has described about his grandmother. हमारे घर में जो एडल्टी मेंबर होते हैं, वो पूरे घर को, पूरी फैमिली को कनेक्ट रखते हैं. और उनके एब्सेंस से पूरे घर में एक गैप, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, जिससे पूरी एंटायर फैमिली इन्फ्लुएंस्ड होती है. तो it's all about your author, Mr. Khushwant Singh. Now we will talk about the chapter, The Portrait of the Lady. Right? So let's start the chapter, The Portrait of the Lady by Khushwant Singh. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for the 20 years that I had known her. People said that she had once been young and pretty and had even had a husband. But that was hard to believe. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. He wore a big turban and loose fitting clothes. His long white beard covered the best part of his chest, and he looked at least 100 years old. He did not look the sort of person who would have a wife or children. He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. That seems quite absurd and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophets she used to tell us. So it was your introductory paragraph. In this paragraph, खुशवंत सिंह बता रहे हैं कि जो उनकी वो ग्रैंड मदर थी, वो एक बूढ़ी औरत थी. ऑब्वियसली सबकी ग्रैंड मदर, जैसे सबने एडल्ट देखा है, वो एक बूढ़ी लेडी थी, और उनका पूरा फेस बहुत ही बूढ़ा और रिंकल रिंकल समझते हैं बच्चे, झुर्रियाँ जो टाइम के साथ साथ फेस पे लूजनेस आ जाती है, स्किन पे रिंकल्ड कहते हैं उसको. और पिछले 20 साल से वो उसको ऐसे ही देख रहे थे, अपनी ग्रैंड मदर को, बूढ़ा एंड रिंकल्ड फेस वाला, झुर्रीदार चेहरे वाला. और उस उन्होंने लोगों से सुना था कि वो कभी बहुत ही खूबसूरत और प्रिटी लेडी थी, और इवन उनके हस्बैंड भी थे. लेकिन वो इस बात को विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे, बिलीव ही नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज जब से उन्होंने देखा था, उन्होंने एज इट इज ऐसे ही देखा था. और उनके वो आगे बताते हैं कि उनके ग्रैंडफादर का जो पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट मतलब उनका पिक्चर है, तस्वीर है बड़ी सी, वो मेंटल पीस के ऊपर ड्राइंग रूम में टंगी हुई थी. और उस तस्वीर में, उस फोटो में, वो एक बड़ा सा टर्बन, टर्बन समझते हैं ना, पगड़ी जो सर पे बांधते हैं, साफा, वो पहने हुए थे, और बहुत ही लूज फिटिंग के कपड़े पहने हुए थे. और उनकी लंबी सी वाइट बियर्ड, सफेद रंग की दाढ़ी, जो उनका बेस्ट पार्ट, जो उनका चेस्ट उनकी बॉडी का था, उसको कवर करती है, इतनी लंबी दाढ़ी थी. और वो देखने में ऐसे लग रहे थे जैसे कि वो 100 years के हों, और वो ऐसे लग ही नहीं रहे थे उनको देख के कि कभी वो यंग भी रहे होंगे, उनकी कोई वाइफ भी होगी या बच्चे भी होंगे. और वो आगे कहते हैं खुशवंत सिंह कि उनको देख के ऐसे लगता था कि वो सिर्फ दादाजी हैं, और उनके बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे.
और दिमाग में कि एज फॉर माय ग्रैंडमदर बीइंग यंग एंड प्रिटी, ये जो थॉट था ये बहुत ही ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग वाली बड़ी डिस्गस्टिंग था उसके लिए। ये थॉट कि ये आइडिया ही उसके लिए बहुत अनप्लेजेंट था, एंड वो उसको लग रहा था कि इट वाज हार्ड टू बिलीव कि ऐसा भी कभी था कि वो खूबसूरत भी रही होंगी और यंग भी रही होंगी, क्योंकि जब से उन्होंने देखा उनको ओल्ड ही देखा है। कभी कभी वो जो है खुशवंत सिंह को, क्योंकि खुशवंत सिंह इनके ग्रैंडसन थे, वो उन्हें बैठा के अपने जमाने के, अपने टाइम के कुछ खेल जो वो खेला करती थी उसके बारे में बताती थी। और उनको सुन के उनकी कहानी, उनको सुन के ऐसा लगता है खुशवंत सिंह को कि जैसे कि वो, जैसे हम लोग परी कथा और धार्मिक कहानियां वगैरह सुनते हैं उस तरीके के स्टोरीज लगा करती थी जब वो अपने बारे में उनको बताती थी। ठीक है। शी she had always been short and fat and slightly bent. Her face was a crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. No, we were certain she had always been as we had known her. Old, so terribly old that she could not have grown older, and had stayed at the same age for 20 years. She could never have been pretty, but she was always beautiful. She hobbled about the house in the spotless white, with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. Her silvery locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayers. Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. अगेन इन द सेकेंड पैराग्राफ वो बता रहे हैं, उन्हीं के अपीयरेंस के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर कैसी दिखती थी। वो बहुत शॉर्ट हाइटेड थी, थोड़ी सी हेल्दी थी, मोटी थी और झुकी हुई थी, जैसे ओल्ड एज में अक्सर लोग झुक जाते हैं, कमर बेंट हो जाती है, उसी के तरह से थे उनकी ग्रैंड मदर थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस्ड ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उनका चेहरा पूरा झुर्रियों से क्रिस क्रॉस से भरा हुआ था, हर जगह से यहाँ से वहां तक आप देखोगे तो उनके चेहरे पर झुर्रियां थी जो क्रिस क्रॉस की लकीरें बनाती थी। और अब जो हम बच्चे थे, नो नो वी वर सर्टेन, अब हमें पता था कि वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि वो इससे ज्यादा ग्रोन अप नहीं हो सकती, उनकी एज आके ठहर गई थी, बिकॉज सिंस लास्ट 20 ईयर्स उनको इसी तरीके के अपियरेंस में, इसी तरीके के एज में उनको देख रहे थे वो खुशवंत सिंह। और वो बताते हैं कि वो शी वो उनकी नजर में वो कभी बहुत प्रेटी नहीं थी, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल थी। राइट, यू नो द मीनिंग डिफरेंस बिटवीन प्रेटी एंड ब्यूटीफुल। प्रेटी जो अपेयरेंस वाइज दिखता है, ब्यूटीफुल जो वर्चुअली होता है, मतलब जिसको हम समझते हैं, जिसे हम प्यार करते हैं, वो हमें हर हाल में ब्यूटीफुल दिखता है। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस, हॉबल जानते हो, जैसे कि स्क्विरल गिलहरी वगैरह फुदकती रहती है ना, दैट दैट काइंड ऑफ स्टेप्स आर कॉल्ड हॉबल्स। वो पूरे घर में अपनी स्पॉटलेस ग्रीन, मतलब साफ सुथरी, बिना किसी दाग धब्बे की सफेद साड़ी में, और उनका एक हाथ जो है उनकी कमर पे रहता था और थोड़ा सा आगे को झुका हुआ, झुकी हुई वो चलती थी, और एक हाथ में उनके बीड्स ऑफ रोजरी, रोजी समझते हैं क्या होता है? माला, जो हम लोग माला जपते हैं उसको रोजरी बोलते हैं। बीड्स उनकी जो मोती होते हैं, जो हमारे माले के मोती होते हैं, तो उनको कहते हैं। तो वो एक हाथ से वो अपने रोजरी के बीड्स को मंत्र जाप करती रहती थी, और एक हाथ उनका बैलेंस बनाने के लिए उनकी कमर पे रहता था, झुके झुके वो पूरे घर में वो टहलती रहती थी। Her silver locks were scattered untidily over her pale, puckered face, and her lips constantly moved in inaudible prayer. और उनके पूरे चेहरे पर वो सफेद रंग के लॉक्स, लॉक समझते हैं ना, छल्ले दार, वो पूरे घुंघराले घुंघराले बाल उनके पूरे पीले चेहरे पर वो फैले रहते थे, स्कैटर्ड माने बिखरे रहते थे। पकवर्ड फेस माने पोपला, जब दांत हमारे नहीं होते हैं तो फेस हमारा लूज पड़ जाता है, उसको बोलते हैं पकवर्ड फेस। और उनके लिप्स, उनके होठ कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार मूव्ड इन इनऑडिबल, ऑडिबल माने सुनने योग्य, इनऑडिबल माने जिसको हम नहीं सुन सकते हैं, मीन्स मन ही मन में वो गुदगुदाते हुए, जिसको कहते हैं विस्परिंग साउंड, में अपनी प्रेयर को कहती रहती थी। Yes, she was beautiful. She was like the winter landscape in the mountain, an expanse of pure serenity, breathing peace and contentment. और वो जो है
यहाँ पे वो इस एक्सप्रेशन को वो इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं कि हर हिज ग्रैंड मदर वॉज वेरी काम, पीसफुल एंड हैविंग अ सीरीन करेक्टर। सीरीन मतलब बहुत शांत प्रिय होना, बहुत क्वाइट होना, शांत होना। शी इज कंपेयर टू पीसफुल वाइट विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। जाड़े में जैसे सब तरफ बर्फ बर्फ दिखती है, विंटर में लैंडस्केप जो माउंटेन के होते हैं एकदम सफेद रंग का, एकदम बहुत उनको देखते ही बहुत ये प्योरिटी और बहुत ही पीसफुलनेस का एक व्यू दिमाग में आता है, बहुत गुड फील होता है। तो वो वैसी ही दिखती थी उनकी ग्रैंड मदर। बहुत शांति थी, कंटेंटमेंट माने बहुत संतोष था उनके चेहरे पर। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। अब आगे वो पैराग्राफ में अभी उन्होंने अपीयरेंस के बारे में बताया, फिर वो बता रही हैं अपने और अपने ग्रैंड मदर के साथ जो उनका रिलेशनशिप था, जो बॉन्डिंग थी, उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड। वो कहते हैं मैं और मेरी ग्रैंड मदर एक अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर। शी यूज्ड टू वेक me up in the morning and get me ready for school. She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and raised me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch me wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me after a breakfast of a thick steel chapati with a little butter and sugar spread on it. We went to school. She carried several steel chapatis with her for the village dog. Uh, इस पैराग्राफ में वो अपने जो अर्ली एज में उनका जो भी लाइफ स्टाइल था अपनी ग्रैंड मदर के साथ उसको डिस्क्राइब किया है। वो बता रहे हम लोग बहुत अच्छे दोस्त थे। मेरे पेरेंट्स जब सिटी में शिफ्ट होने के लिए गए थे तो मुझे अपनी मेरी दादी माँ के पास छोड़ के चले गए थे। तब से हम लोग साथ ही रह रहे थे। वो मुझे सुबह जल्दी उठाती थी, मुझे स्कूल के लिए रेडी करती थी और साथ साथ में जब वो उनका काम मेरे साथ करती थी तो वो सारे उनके जो मॉर्निंग प्रेयर थे, सुबह की जो प्रार्थनाएँ थी, वो मोनोटोनस माने एक लगातार एक ही तरीके के लाइफ सुर में जैसे उनको याद थी, वो गाती रहती थी और मुझे नहलाती थी, मुझे ड्रेस अप करती थी। शायद वो ज़ोर से आवाज़ में इसलिए गाती रहती थी पूरे टाइम, उन्हें कुछ उम्मीद, आशाएँ होती थी कि सुन-सुन के वो मुझे सारी याद हो जाएँगी। मैं सुनता तो था, आई लिसन बिकॉज़ आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, जो वो प्रार्थनाएँ गाती रहती थी। लेकिन मैंने कभी फ़िक्र नहीं करी कि मुझे उन्हें याद भी करना चाहिए। देन शी वुड फिर वो मुझे लाके देती थी एक लकड़ी की स्लेट जो पहले से वो तैयार करके रखती थी, उसको साफ करके, धो के, उस पे येलो चॉक का प्लास्टर करके और एक रेड कलर का जो मिट्टी का बना हुआ इंक पॉट छोटा-सा देती थी और रेड पेन देती थी। वो सारे को एक बैग में या किसी भी चीज़ में एक बंडल बना के मुझे दे देती थी। और वहाँ पे फिर ड्रेसअप होने के बाद, सारे सामान लेने के बाद हम ब्रेकफ़ास्ट करते थे। मोटी-मोटी बासी, स्टेल माने बासी, 1 दिन की रखी हुई चपातीज़, रोटियों का, जिसके ऊपर वो थोड़ा-सा बटर डालती थी और चीनी फैला के मुझे दे देती थी। और फिर हम लोग स्कूल जाते थे और रास्ते में शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज़ विद हर फॉर द विलेज टॉक। और वो अपने साथ जो बाकी बची हुई चपातीज़ थी, उनको विलेज डॉग के लिए, गाँव के कुत्ते के लिए साथ में ले जाती थी। राइट? My grandmother always went to school with me because the school was attached to a temple. The priest taught us the alphabet and morning prayer while the children sat in rows and on either side of the veranda singing the alphabets or the prayer in the chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. ओके, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट, मेरी ग्रैंड मदर हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। क्यों जाती थी? क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियस माइंडेड लेडी थी और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी और हमें स्कूल लेके जाती थी क्योंकि हमारे स्कूल से ही अटैच्ड एक मंदिर था। वहाँ के पुजारी जो थे वो हमें अल्फाबेट सिखाते थे। अल्फाबेट माने वर्णमाला सिखाते थे और मॉर्निंग की प्रेयर सिखाते थे, प्रार्थना सिखाते थे।
जब सारे बच्चे जमीन में लाइन बनाकर दोनों साइड में बरामदे की बैठ जाते थे और उसके बाद हम लोग गाते थे, अल्फाबेट को गा गा के पढ़ते थे, याद करते थे और प्रेयर कोरस माने एक साथ ग्रुप में गाते थे। माई ग्रैंड मदर सैट इन साइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, और हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो मंदिर में अंदर की तरफ बैठकर स्क्रिप्चर्स पढ़ती रहती थी, और धार्मिक पुस्तकों में जो मंत्र लिखे होते हैं, मंदिरों में जो कुछ भी लिखा होता है दीवारों पर, उन सबको पढ़ती रहती थी या अपने पूजा करती थी। व्हेन वी हैड बोथ, जब हम दोनों का काम फिनिश, मतलब मेरी पढ़ाई और उनकी पूजा फिनिश हो जाती थी, हम लोग वापस एक साथ घर को लौटते थे। और ये समय कौन सा समय होता था, जब विलेज डॉग को मंदिर के डोर से ही हम लोग रोटियां देना शुरू करते थे। रास्ते भर उन कुत्तों के आपस में ग्रोलिंग माने गुर्राना, लड़ना, फाइटिंग करना, किस लिए, उन चपातियों के लिए जिनको हम लोग फेंकते थे उनके आगे। When my parents were comfortably settled in the city. Okay, before starting this phase of your lesson, I would like to put some questions. और अगर आपने ध्यान से पढ़ा है, अगर मेरी बातें, एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा हो, तो मैं आपको एक क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए दे रही हूँ। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर लिखिएगा। आपको ये लिखना है कि ये जो बोल्ड लेटर्स में है, एन एक्सपेंस ऑफ प्योर सेरेनिटी एंड वन मोर, ये द थॉट वाज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये दो फ्रेजेस है, इनका एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है एक लाइन में। इन वन सेंटेंस यू हैव टू एक्सप्लेन दीज टू phrases. Okay, now we will continue the chapter. When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no there were no dogs in the street, and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house. अब क्या था, ये नेक्स्ट फेज उनके लाइफ का शुरू हुआ था, क्योंकि उनके पेरेंट्स जब कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए थे सिटी में आराम से, तो वो उनको और दादी को दोनों को शहर ले आए थे अपने साथ। और ये जो टाइम पीरियड था वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था उनकी फ्रेंडशिप का। क्यों? क्योंकि वो लोग रूम तो अभी एक ही शेयर करते थे, ग्रैंड मदर एंड खुशवंत सिंह जी, लेकिन अब वो स्कूल उनके साथ नहीं जाती थी, क्योंकि वो अब मोटर बस के साथ स्कूल जाते थे और एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ते थे। अब उन्हें स्ट्रीट के डॉग्स नहीं मिलते थे फीड करने के लिए। अब वो कोर्टयार्ड, मतलब कोर्टयार्ड समझते हैं बच्चों क्या होता है, एक बाहर आउटसाइड का वरांडा होता है जो बड़ी फेंस से ढका हुआ था, चार दीवारी से ढका होता है, वो वरांडा होता है, फिर घर का मेन डोर होता है एंट्रेंस का। तो उस कोर्टयार्ड में बैठती थी और वहाँ बहुत सारे गौरैया स्पैरोज आती थी, जिनको हम हिंदी में गौरैया कहते हैं। ब्राउन कलर की छोटी सी चिड़िया होती है, आप सबने देखी होंगी। वो आती थी उस कोर्टयार्ड में, उनको फीड कराती थी, वो उनको दाने डाला करती थी। एज द years rolled by, we saw less of each others. और जैसे जैसे हम बड़े होते गए, समय बीतता गया, हम लोगों का मतलब कांटेक्ट कम होता था, एक दूसरे से कम मिल पाते थे खुशवंत सिंह और उनकी ग्रैंड मदर। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यूड टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। कुछ समय तक तो वो हमें तैयार जगाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक, शी वुड आस्क मी व्हाट द टीचर हैड टॉट मी। और जब मैं वापस आता था तो मुझसे पूछा करती थी, आज क्या आपके टीचर्स ने आपको क्या पढ़ाया। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lessons. She did not believe in the things that I taught in English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. और फिर मैं उन्हें बताया करता था अपने इंग्लिश के चैप्टर्स के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे कि वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग के बारे में बताते थे, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में, आर्किमिडीज के सिद्धांतों के बारे में, और दुनिया की बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताते थे। और इससे वो बहुत खुश नहीं होती थी, ये सारी चीज़ें उनको बहुत नाखुश करती थी। और क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था अब वो मेरे लेसन के साथ मुझे हेल्प नहीं कर पा रही है। जैसे कि धार्मिक प्रेयर्स या चीज़ें पढ़ाई जाती थी, वो दादी जी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती थी, और ये सारी पढ़ाई उनको बहुत नाखुश करती थी, अप्रसन्न करती थी। और वो उनको ये बात बिल्कुल गंवारा नहीं थी कि हम ऐसे इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे
भगवान के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा है, हमें धर्म ग्रंथों के बारे में पढ़ाया नहीं जा रहा है, तो ये चीज़ें उन्हें परेशान करती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन हमने बताया घर आके मुझे संगीत की शिक्षा दी गई। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। टू हर म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन। उनके लिए जो है, जो संगीत था, म्यूजिक था, वो एक निम्न वर्ग के लोगों का काम था, है ना। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ harlots एंड beggars एंड नॉट meant फॉर gentlemen। उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हर पॉइंट ऑफ व्यू, ये हैंडलॉट्स जो होते थे, जो गा गा के इधर उधर घूमते रहते थे, और बेगर्स जो भीख मांगते थे, ये उनका काम होता था। ये बड़े घर के लोगों का, जेंटल फोक मतलब जो एक हायर सोसाइटी को, हायर क्लास को बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों का काम नहीं है। शी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन ये इनकी खामोशी का मतलब था कि उनको ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं है। शी रियरली टॉक टू मी आफ्टर दैट। उसके बाद वो मुझसे बहुत कम बात करती थी। When I went up to university, जब मैं स्कूल से, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में गया, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। मुझे मेरा अपना कमरा अलग मिल गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप। और जो हमारा एक कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, कि हम लोग एक ही रूम शेयर करते थे, वो भी स्नैप माने खत्म हो गया, छीन लिया गया, ब्रेक हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन विद रेजिग्नेशन। इसका क्या मतलब हुआ? मेरी ग्रैंड मदर ने एक्सेप्ट कर लिया अपना तन्हापन, अकेलापन, रेजिग्नेशन, बिना कुछ कहे। ठीक है। शी एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन। द ऑथर्स ग्रैंडमदर टुक हर लोनलीनेस विदाउट एनी कंप्लेंट। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। अब वो पूरा टाइम, मैक्सिमम टाइम हमने चरखे पर गुजारती थी। स्पिनिंग व्हील माने चरखा, जिससे सूत बनाते हैं, कॉटन थ्रेड बनाते हैं। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाय हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। और सनराइज से लेकर सनसेट तक वो वहीं बैठ के अपना चरखा चलाती रहती थी और प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरो। सिर्फ दोपहर में थोड़ी देर के लिए वो आराम करती थी, और उस आराम में क्या होता था, वो स्पैरोस को दाने डाला करती थी, फीड कराया करती थी गौरैया को। While she sat in the veranda breaking the bread into the little bits, hundreds of little birds collect around her, creating a veritable bedlam of chirpings. और बरामदे में वो बैठ के जब छोटे छोटे ब्रेड क्रम्स बनाती थी, छोटे छोटे लिटिल पीसेस ऑफ ब्रेड तोड़ती रहती थी, उसी समय बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ चिड़िया आ जाती थी, उनके चारों तरफ बैठ जाती थी। एंड दे क्रिएट्स अ लॉट ऑफ नॉइज, कंफ्यूजन एंड chaos। ठीक है। दैट्स और some of them scattered over there around her and some of them perched over her. When some even sat on her head, कुछ उनके सर पे भी बैठ जाती थी। she smiled but never shooed them away। मुस्कुराती थी पर उनको कभी भी भगाती नहीं थी। it used to be the happiest half hour of the day for her। और ये उनका दिन का सबसे अ, खुशहाली वाला पीरियड होता है, जिसमें बहुत खुश होती थी। ये आधे घंटे का जो टाइम होता था पूरे दिन में, वो उन्हें बहुत आनंद देता था। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my brother would be upset. I would be away for 5 years, and at her age, one could never but my grandmother could. She was not even sentimental. She came to leave me at the railway station but did not talk or show any emotions. Her lips moved in prayer, her mind was lost in prayer, her fingers were busy telling the beads of her rosary. Silently she kissed my forehead, and when I left, I cherished the most imprint as perhaps the last sign of physical contact between। इस पैराग्राफ में खुशवंत सिंह एक बता रहे हैं किस तरीके से वो अपने कॉलेज के बाद अब्रॉड गए आगे की स्टडीज के लिए, और उन्हें कहीं ना कहीं डर था कि वो 5 सालों के लिए क्योंकि जा रहे थे, तो उन्हें लग रहा था ग्रैंड मदर बहुत अपसेट होगी, क्योंकि वो इतनी एजेड हो गई थी, और इस एज में लाइफ में बहुत अनसर्टेनिटी होती है, कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो उनकी ग्रैंडमदर बिल्कुल भी सेंटिमेंटल नहीं, उनको छोड़ने भी आई रेलवे स्टेशन, पर उन्होंने उनसे बिल्कुल बात नहीं करी और कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, वेदर शी इज हैप्पी और अपसेट या डिस्ट्रेस, एनीथिंग। शी डिडंट शो एनी इमोशंस।
और लगातार उनके हाथ में जो प्रेयर थी वो कर रही थी, रोज़री, और उनके लिप्स प्रेयर कर रहे थे, होठों से प्रेयर की आवाज़ें आ रही थी हल्की-हल्की, और वो उनका ऐसा लग रहा था वो उनका दिमाग अपनी प्रेयर में खोया हुआ है। और खामोशी के साथ उन्होंने मेरे फ़ोरहेड पे किस किया, और उन्हें ऐसा लगा खुशवंत सिंह को कि परहैप्स ये जो उनके जो मॉइस्ट माने जो किस का जो नमी उनके फ़ोरहेड पे है, जो मॉइस्ट इम्प्रिंट हो गया है उनके माथे पे जो उन्होंने फ़ील किया है, परहैप्स इट मे बी द लास्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर। हो सकता है क्योंकि वो 5 साल के लिए जा रहे थे, ही वाज़ नॉट श्योर कि वेदर वो आगे उनको देख पाएँगे ग्रैंडमदर को, तो वो मन ही मन सोच रहे थे शायद वो आखिरी किस है, वो आखिरी फिज़िकल कॉन्टैक्ट उनका उनके दादी जी के साथ। बट दैट वाज़ नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years I came back home and was met by her at the station. She did not look a day older. She still had no time for words, and while she clasped me in her arms, I could hear her reciting her prayer. Even on the first day of my arrival, her happiest moments were with her sparrows, whom she fed longer and with frivolous rebukes. और 5 साल बाद जब वो वापस आए, तो वो एज इट इज स्टेशन पे उनको लेने गई, और 5 सालों में उनको देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो एक भी दिन ज्यादा बूढ़ी हुई हो, मतलब एज इट इज जैसे वो 5 साल पहले छोड़ के गए थे वैसे ही थी। उस दिन भी उन्होंने उनसे कोई बात नहीं करी, पर उनको अपनी आर्म में लिया, अपनी बाहों में भरा, और उस वक्त भी उनको उनके प्रेयर की आवाज़ें कान में सुनाई दे रही थी। उनके आने के बाद भी वो कह रहे हैं, इवन जब मेरा पहला दिन था, जब मैं 5 साल बाद लौट के आया, तो भी ऐसा लग रहा था जो स्पैरोज़ को जो फीड करा रही थी, दैट वाज़ द हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ हर लाइफ। और बीच-बीच में उन्होंने ज़्यादा देर तक उन्हें कराया, और फ्रिवोलस रिब्यूक माने जैसे प्यार से झिड़की देना ना, सिली रिब्यूक्स, स्कोल्ड करना, तो उस तरीके से वो प्यार से झिड़कियां दे दे के उनको भगा रही थी या फीड करा रही थी। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, बट शाम को उनके अंदर एक मुझे चेंज दिखाई दिया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने उस शाम प्रेयर नहीं करी, प्रार्थना नहीं करी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, got an old drum and started to sing. For several hours she thumped the sagging स्किन ऑफ द डिलेबिटेटेड ड्रम। और शाम को उन्होंने पड़ोस की बहुत सारी औरतों को इकट्ठा किया, और एक ड्रम लेके, पुराना ढोलक लेके गाने गाने शुरू करे, और घंटों तक वो ड्रम को बजा बजा कर, ड्रम द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलेबिटेटेड ड्रम, एक ऐसा ओल्ड ड्रम जिसको जो बहुत ज्यादा यूज करने के बाद उसकी स्किन बहुत लूज, सैगी मतलब लूज हो गई है, उसका जो चमड़ा होता है दोनों साइड का वो लूज पड़ गया है, उसको बोलते हैं। उसको पीट पीट के, उसको बजा बजा के वो गाने गा रही थी घंटों तक, एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ द वॉरियर्स। और कैसे गाने गाए? जो युद्ध जीत कर योद्धा वापस घर आते थे, उनकी शान में उनके लिए जो गाने गाए जाते थे, उस टाइप के गाने उन्होंने गाए। वी हैड टू persuade her to stop to avoid overstanding। हमने उनको कहा भी उनको कि अब रुक जाए, उनको बहुत स्ट्रेन हो जाएगा, इतनी देर तक गा रही हैं। दैट वाज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे। और जब से मैं बचपन से उनको इतनी उम्र तक जानता था, वो पहला दिन मेरी लाइफ का ऐसा था जब उन्होंने शाम को प्रे नहीं किया था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इन, और अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। हल्का सा बुखार था, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि ये ठीक हो जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर कुछ अलग ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, उन्होंने हमें बताया कि अब उनका एंड आ गया है। एंड मतलब शी सपोज टू डाई, उन्होंने कहा कि वो मरने वाली है, या उनका आखिरी दिन आने आ गया है, उनका एंड करीब आ गया है। शी सेड, उन्होंने कहा दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड अ प्रेयर। और उन्होंने कहा कि जब उनकी लाइफ का चैप्टर बंद होने वाला है, व्हेन शी सपोज टू डेथ, तो उन्होंने अपनी प्रेयर छोड़ दी है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। अब वो हमसे बात करके अपना और समय बर्बाद नहीं करना चाहती। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको मना भी किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं मानी। इग्नोर माने अनदेखा कर देना, किसी भी बात को ना मानना। शी ले पीसफुली इन द बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड,
वो शांति से अपने बेड पर लेट गई और प्रार्थना करने लगी और अपनी माला को जपने लगी, टेलिंग हर बीट्स, अपने रोजरी के बीट्स को वो मंत्र जाप करने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, हर लिप्स स्टॉप मूविंग, उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनकी निर्जीव उंगलियों से वो माला जो थी वो गिर गई नीचे, जिसको वो कर रही थी मंत्र जाप। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड। और एक शांति उनके चेहरे पर पूरे फैल गई और हमें समझ में आ गया है कि शी इज नो मोर, अब वो चली गई हमें छोड़कर, शी वाज डेड। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बेड से नीचे उतारा एज इज कस्टमरी, जैसे कि रिवाज होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उनको जमीन पे लेटाला, एंड कवर्ड विद अ रेड श्राउड, और उनको एक श्राउड मीन्स कफन, लाल रंग के कफन से उनको ढक दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल। और सुबह फ्यू आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, सुबह के कुछ घंटे बीत गए, हम लोग उठे उनको अकेले छोड़ के वहां पे। फ्यूनरल माने दाह संस्कार के अरेंजमेंट में लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम, शाम को हम उनके कमरे में गए विद क्रूड स्क्रिचर्स टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और जो स्ट्रेचर्स होता है ना जिसपे लेके जाते हैं सीढ़ी, उसको लेके उनको क्रीमेटेड माने क्रीमेशन के लिए, संस्कार के लिए जब उनको लेके जाना था, हम गए शाम को उनको कमरे में लेने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड बरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। सूर्यास्त हो रहा था और बरामदे में और उनके रूम में गोल्डन कलर की रोशनी पूरे कमरे में और बरामदे में भरी हुई थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, आधे रास्ते में कोर्टयार्ड में हम लोग रुक गए। ऑल ओवर द वरांडा इन अ रूम राइट अप टू वेयर शी ले dead and stiff wrapped in the red shroud, thousands of sparrows had scattered on the floor। और वहां से लेकर, उस बरामदे से लेकर उनके रूम तक, जहां तक वो लेटी हुई थी, उनके कफन के आसपास हजारों की मात्रा में स्पैरोस बैठी हुई थी, जमीन पे गौरैया बैठी हुई थी। देर वॉज नो चिपिंग, और बिल्कुल भी आवाजें नहीं आ रही थी। यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ स्कैरोज इतना नॉइस करते थे, वहां थाउजेंड ऑफ स्कैरोज एकदम पीसफुली शांति से बैठी हुई थी, एक चिड़िया भी नहीं चहक रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेच सम ब्रेड फॉर देम। हमें उन गौरैया चिड़ियों के लिए बहुत दुख हो रहा था। मेरी माँ गई, थोड़ा सा ब्रेड लेके आई उनके लिए। शी ब्रोक इट इनटू द लिटिल क्रम्स द वे माय ग्रैंडमदर यूज्ड टू एंड थ्रो इट टू देम। जैसे ग्रैंडमदर मेरा छोटा छोटा ब्रेक्स करके क्रम्स को फेंकती थी, वैसे ही मेरी माँ ने भी किया, उनके सामने फेंक दिया ब्रेड क्रम्स। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन स्पैरोज ने कोई नोटिस नहीं लिया, किसी ने ब्रेड को तरफ देखा भी नहीं। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly। जब हम उनको ले गए, उनकी डेड बॉडी को, कॉप्स ऑफ माने डेड बॉडी, कॉप्स को लेके गए, तो वो सारी चुपचाप शांति से वहां से उड़ के चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर सेट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, और अगली सुबह स्वीपर ने, जो क्लीनर आता है, उसने उसको सारे ब्रेड क्रम्स को झाड़ू लगाकर डस्टबिन में डाल दिया। तो इट वॉज द एंड of your chapter. Your chapter has been finished now. One question or more I would like to tell you कि इसमें एक और क्वेश्चन आया था कि that half an hour was the happiest moment for the grandmother. Kindly write down your answer. Which half an hour was the happiest moment for the grandmother in the comment box. So now your chapter has been finished. Keep revising. Tomorrow I will upload next chapter. अगर आपको अच्छा लगा हो तो please do like, comment, subscribe, and do not forget to share video to your classmates and friends. Thank you for watching. Bye bye. Take care.